हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि हम लोग लो टेम्परेचर के लिए कौन कौन से कूलिंग मेथड यूज करते हैं, कि न्यून ताप करने के लिए, ताप को कम करने के लिए हम लोग कौन से विधियाँ यूज कर सकते हैं। और हमने 3-4 मेथड्स के बारे में बात की थी और उनमें एक जो फर्स्ट मेथड था वो मिक्सचर मेथड था, मिश्रण विधि, उसको डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, इवेपोरेशन को, जिसको हम लोग वाष्पीकरण की विधि भी बोलते हैं। तो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की विधि सेकंड मेथड है। वाष्पीकरण विधि, इवेपोरेशन। बहुत सिंपल सा मेथड है, इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें इवेपोरेशन यूज होता है। सबसे पहले तो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण क्या होता है, देखो ऐसा है, एक लिक्विड है, मान लो कि पानी है ना, एक बर्तन में है, एक कंटेनर में हमने पानी डाल रखा, ठीक है। ये पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, मतलब गैसियस स्टेट में पहुंच जाए, गैस अवस्था में चला जाए। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग उसको गर्म करें, बर्नर लगा के उसको गर्म करना स्टार्ट कर दें, उसको बाहर से हीट दें हम लोग, और हीट दे के उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा, जनरली जैसे 180 एम्परेचर पे बात करूँ तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलने लग जाएगा। उबलने का मतलब ये हो गया कि वो गैस में पहुंच जाएगा, वाष्प अवस्था में चला जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करने का, ठीक है। दूसरा, एक दूसरे तरीके से भी होता है। कैसे? कोई भी जो मटेरियल होता है वो जनरली थोड़ा थोड़ा वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होता रहता है। वो कैसे? जैसे आप अगर बात करोगे कि एक, जैसे ये मान लो कि ये आपने पानी का गिलास भर रखा है ना, और रूम में रख रखा है इसको, है ना। अब रूम का टेम्परेचर तो 100 डिग्री तो पहुंचने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा वेपर के लिक्विड के जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे उड़ते रहते हैं। क्यों होता है ऐसा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। ऐसा होता है कि जैसे ऐसे मान लो कि इसमें क्या है, जैसे वेपर पार्टिकल है, ऐसे है वेपर, क्या इसमें क्या है, लिक्विड के पार्टिकल, जैसे पानी के कण है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है इसमें, है ना। अब जैसे ऊपर 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 वाली लेयर ऐसे है, ऊपर ऊपर वाली सतह। अब क्या होता है इसमें, जैसे नीचे वाली सतह होती है तो इन पे तो चारों तरफ से फोर्सेस काम करते रहते हैं, तो फोर्सेस क्या होते हैं, बल जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऊपर ऊपर वाली लेयर है, ऊपर की सतह है, इन पे नीचे से तो फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो कई बार क्या होता है कि जब ये फोर्सेस कम होते हैं तो ये ऊपर जाने के चांसेस इनके पास में बढ़ जाते हैं, ऊपर से उनको कोई दबा नहीं रहा, तो ये ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये उस कंडीशन में ज़्यादा होता है जब प्रेशर कम होता है। जैसे ऊपर क्या होता है, प्रेशर ही तो रहता है, जैसे यहाँ पर जनरली एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है 1 ATM होता है। 1 ATM जो दाब होता है 1 ATM के बराबर होता है। अगर वो दाब कम हो जाता है तो पानी की सतह पे दाब कम हुआ, इसका मतलब इन पार्टिकल से, ऊपर से पार्टिकल्स पे जो लगने वाला प्रेशर है वो कम हो गया, तो प्रेशर के उड़ने के चांसेस कम हो, जो पार्टिकल है उनके ऊपर जाने के चांसेस कम हो गए, बढ़ जाएंगे। तो जब प्रेशर को हम कम करते जाते हैं तो पार्टिकल्स के ऊपर हवा में उड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये पार्टिकल्स को हवा में उड़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। इसमें हमने कोई हीट नहीं दी है, बाहर से कोई हीट नहीं दी, बस हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं। तो प्रेशर कम रहता है तो ये जो इवेपोरेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण तो नॉर्मली भी होता रहता है, लेकिन जब प्रेशर कम होता है तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, वाष्प में बदलता रहता है पानी। आई बात समझ? और इसकी वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको हीट की जरूरत पड़ती है।
अरे जो पानी है वो अगर वाष्प में बदलेगा तो वहाँ पे क्या होता है, संक्रमण होता है, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जाएगा, तो हीट की तो जरूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट की, गुप्त ऊष्मा की। तो वो जो गुप्त ऊष्मा है जो इसको ऊपर उड़ने के लिए चाहिए, वो ये इस लिक्विड से ही ले लेता है, और इस लिक्विड से अगर हीट लेगा तो लिक्विड का टेम्परेचर हो जाएगा कम। तो इस तरीके से टेम्परेचर कम होता है अगर इवेपोरेशन होता है तो। आई बात समझ में? तो हम लोग प्रेशर को कम करके दाब कम कर देते हैं, तो और इवेपोरेशन को बढ़ने देते हैं, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से, वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से इस जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज, कम हो जाएगा। और ये अलग अलग केसों में जाके हम लोग बात करते हैं, तो ये जो टेम्परेचर है 0.4 केल्विन, जो कि बहुत कम हो गया, 0 केल्विन के आसपास पहुंच गया। इस मेथड से हम लोग 0.4 केल्विन के आसपास टेम्परेचर को ले जा सकते हैं। आई बात समझ? मतलब नियर टू 0 केल्विन। तो इस मेथड को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कूलिंग के लिए। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारी बॉडी पे स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, तो जब पसीना सूखता है, सूखने का मतलब है कि पसीना धीरे धीरे इवेपोरेशन होने लग जाए। जैसे मान लो पसीना आ गया, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वाष्पीकरण होगा। तो जैसे वो वाष्पीकरण होगा, पसीना सूखेगा, सूखने का मतलब पसीना उड़ रहा है एक तरीके से समझो। तो जैसे सूखेगा हमारे को थोड़ा थोड़ा ठंडा फील होता है। तो जब भी पसीना सूखता है हम लोगों को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ठंडा फील होता है। आपने ये महसूस किया होगा। एक दूसरा इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप कहीं पे भी पानी को फैला दो, जैसे मान लो कि फर्श है, फर्श पे पानी फैला दिया, आप थोड़ी देर बाद में रियलाइज करोगे, 1-2 घंटे बाद में, कि पानी धीरे धीरे वहां पे कम हो गया। या एक दिन बाद में सोचो, जैसे रूम के अंदर आपने फर्श पे पानी फैला दिया, अब आप एक दिन बाद में देखना शायद वो पानी गायब हो जाएगा वहां से। तो वहां पे तो टेम्परेचर 100 डिग्री तो हुआ ही नहीं ना, मतलब वो पानी बॉइल होके तो उड़ा नहीं। तो फिर वो कौन से मेथड से उड़ा, इवेपोरेशन से उड़ गया वो। आई बात समझ में? तो ये एक चीज हो। दूसरा, अगर मटके में पानी ठंडा होता है वो भी इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। मटके में जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसमें अगर पानी ठंडा होता है तो क्या होता है, उसमें भी क्या जैसे पानी है तो इसमें क्या होता है, मिट्टी का बर्तन होता है तो हल्के हल्के होल्स होते हैं। यहाँ पे मिट्टी में इतने होल्स होते हैं कि पानी क्या होता है, बाहर वाली सतह पे आ जाता है। पानी बाहर वाली सरफेस पे आ जाता है। यहाँ से क्या होता है, बाहर वाली सतह पे होता है, यहाँ से पानी उड़ जाता है। अब पानी उड़ेगा तो जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो हीट अंदर वाले पानी से ले लेगा वो, और अंदर वाले पानी से हीट लेके जाएगा तो ये पानी अंदर का क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी इवेपोरेशन ही काम कर रहा है। और जो मैंने सारे एग्जांपल्स बताए, जैसे तालाब का जो पानी है या मिट्टी, जैसे बारिश होगी तो बारिश में मिट्टी गीली होगी, ठीक है। अब एक आध दिन में या बारिश पे डिपेंड करता है, मिट्टी सूखने लग जाती है। तो सूखने की वजह वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, पानी उबल गया वहाँ से और पानी बॉयल होकर चला गया। वो इवेपोरेशन से ही चलता है, और इवेपोरेशन से धीरे धीरे उड़ जाता है, मिट्टी सूख जाती है। आपके जो कपड़े सूखते हैं वो भी इवेपोरेशन से सूखते हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो इवेपोरेशन के हैं, और इवेपोरेशन से, वाष्पीकरण से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ? क्लियर है ना? तो ये सारे मेथड है, और हम मतलब सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं। बाकी आपको ये समझ आ गया कि वाष्पीकरण क्या होता है, और वाष्पीकरण से जो इवेपोरेशन से क्या होता है, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होता है। क्योंकि जब इवेपोरेट होगा तो एक फेज से वेपर फेज में जाएगा, वो लिक्विड से वेपर में जाएगा, द्रव से वाष्प में जाएगा, और उसको बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, लेटेंट हीट की। वो लेटेंट हीट हम लोग लिक्विड से ही लेते हैं। लिक्विड से हीट लोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा मेथड है। ये इतने सारे मैंने एग्जांपल्स बता दिए हैं जो कि डेली लाइफ में आप इनको देखोगे, ठीक है। चलो इसकी तो 2-4 लाइन लिखनी है तो लिख लीजिए। जब किसी द्रव के दाब में कमी की जाती है, जब किसी द्रव पर दाब में कमी की जाती है, तो द्रव पर दाब में कमी की जाती है तो वाष्पीकरण
की घटना बढ़ जाती है, तो वाष्पीकरण की घटना बढ़ जाती है, तो वाष्पीकरण की घटना बढ़ जाती है। वाष्पीकरण में जब द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं, द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं, तो द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं तो प्रावस्था परिवर्तन के लिए, प्रावस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह गुप्त ऊष्मा उस संपूर्ण द्रव से ही प्राप्त होती है, जिसके कारण उस द्रव का ताप कम हो जाता है, इस प्रकार दाब को कम करके, दाब में कमी करके या दाब को कम करके, दाब में कमी करके वाष्पीकरण की सहायता से ताप में कमी की जा सकती है। ताप में कमी की जा सकती है। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम छाप सकते हो। ये इस टाइप का कोई डायग्राम बना लेना कि अपने को यहाँ पे वाष्पीकरण समझ में आ रहा है कि कैसे लिक्विड के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो अब इसको। when pressure on the liquid decreases, the chances of evaporation increases. When liquid evaporates, it means liquid particle will convert into vapor particle. Liquid particles will convert into vapor particles. This transition phenomenon requires latent heat. This heat is provided by the liquid itself. That's why the temperature of the liquid decreases. ठीक है, in this way by decreasing the pressure, temperature of the liquid can be decreased. By evaporation method. क्लियर? ठीक है,
ये हो गया भैया, ये चीज़ इस तरीके से पॉसिबल हो पाती है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बता दिए थे इसके। ये डायग्राम छाप लेना आप, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, डायग्राम के नीचे वाष्पीकरण, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे एक ये चीज़ भी शो कर दूँ, यहाँ पे ये P है दाब, प्रेशर, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। ये यहाँ से पता चल रहा है कि ऊपर से दाब लगता है, प्रेशर, जिसको हम लोग कम करेंगे तो इन पार्टिकल्स के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल हीट लेके चले जाएंगे, हीट लेके चले जाएंगे, इसके पास में हीट कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, हीलियम 3 होता है एक। अब ये हीलियम 3 क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि हीलियम है। हीलियम का जो टेम्परेचर है वो इस मेथड से हम लोग 0.4 केल्विन के आसपास तक लेके जा सकते हैं, मैं ये बात बताने वाला हूँ। तो लिखो हीलियम 3, हीलियम 3 ऐसे लिखना, हीलियम 3 का ताप, हीलियम 3 का ताप इस विधि द्वारा 0.4 केल्विन, 0.4 केल्विन तक ले जाया जा सकता है। हीलियम 3 का तापमान इस विधि द्वारा 0.4 केल्विन तक ले जाया जा सकता है। द टेम्परेचर ऑफ हीलियम 3, द टेम्परेचर ऑफ हीलियम 3 कैन बी रीच्ड अप टू 0.4 केल्विन, कैन बी रीच्ड अप टू 0.4 केल्विन, कैन बी रीच्ड अप टू 0.4 केल्विन, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं, इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं। इवेपोरेशन बढ़ेगा, पार्टिकल हीट लेके चले जाएंगे, इनके पास में एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। सिंपल सा ये मेथड है। मैंने बता भी दिया कि जैसे स्वेटिंग होता है, पसीना सूखता है, तब अपने को थोड़ा ठंडेपन का एहसास होता है ना। तो वो इसी की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, मटके में पानी का कम होना, या मटके में पानी का ठंडा होना, या तालाबों का सूखना, कपड़ों का सूखना, कहीं पे भी पानी गिरा हुआ रहता है तो वो सूखने लग जाता है धीरे धीरे। तो वो ये सब इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। और जब ये चीज़ होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ठंड होने लग जाती है, मतलब टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उस जगह का थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर है, ये चीज़ है भैया। तो ये मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके।